नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। पिछली वीडियो में हमने बात की थी संयुक्त फलन की परिभाषा की, ठीक है। अब हम उसके उदाहरण देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल दे देते हैं जो कि तुम्हारे राजस्थान बोर्ड का पहला चैप्टर है, उसमें से ले लेते हैं। देखो, सबसे पहले यदि ए समुच्च दे रखा है हमको ए बी व सी। ए समुच्च में कितने अवयव हैं? हमारे 3 अवयव दे रखे हैं। कौन कौन से? ए बी व सी। तथा हमारे लिए बी समुच्च दे रखा है u v व w। बी समुच्च में कितने अवयव हैं? 3 अवयव हैं, u v व w। हमारा फलन f a से b में परिभाषित है। फलन कहां से कहां में परिभाषित है? f a से b में। इसका मतलब a हमारा हो जाएगा प्रांत। a हमारा क्या हो जाएगा? प्रांत, क्योंकि आगे वाला प्रांत होता है, पीछे वाला होता है हमारा सहप्रांत। तो b हमारा क्या हो जाएगा? सहप्रांत। तथा g b से a में परिभाषित है। जी बी से ए में परिभाषित है, इसका मतलब पहले वाला बी हमारा हो जाएगा प्रांत तथा ए हमारा हो जाएगा सहप्रांत। अब इसके लिए बात करते हैं, हमें जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी दोनों संयुक्त फलन ज्ञात करने हैं, ठीक है। तथा हमारे लिए एफ फलन दे रखा है। एफ फलन हमारा, एफ व जी फलन हमारे क्रमित युग्मों के समुच्चयों के रूप में दे रखे हैं। कैसे दे रखे हैं? क्रमित युग्मों के समुच्चयों के रूप में। इसका मतलब यह है कि हमारा फलन एफ का a पर मान v होगा। मतलब हम फलन f में a रखते हैं तो हमें v प्राप्त होता है, फलन f में b रखते हैं तो हमें u प्राप्त होता है, तथा फलन f में c रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? w। इसी तरीके से फलन g में हम u रखते हैं तो हमें v प्राप्त होता है, तथा v पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है? a प्राप्त हो रहा है, तथा w पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है? c प्राप्त हो रहा है। तो हमारे ये दोनों फलन है, फलनों के मान भी दे रखे हैं। अब हम बात कर लेते हैं f ऑफ g और g ऑफ f ज्ञात करने के लिए। g ऑफ f ज्ञात करते हैं, उसके लिए मैंने पिछली वीडियो में तुमको बताया था संयुक्त फलन की परिभाषा ये होती है कि सबसे पहले हमको देखना होता है कि संयुक्त फलन परिभाषित होगा कि नहीं होगा। और संयुक्त फलन परिभाषित होता कब है? यदि, एक बार मैं लिख देता हूं, यदि पीछे वाले फलन, पीछे वाला फलन इसमें हमारा f है, पीछे वाले फलन का सहप्रांत, पीछे वाले फलन का सहप्रांत आगे वाले फलन के, आगे वाले फलन के प्रांत के समान हो। पीछे वाले फलन का सहप्रांत आगे वाले फलन के प्रांत के समान होगा तो हमारा संयुक्त फलन परिभाषित होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसी को लेके g ऑफ f की। g ऑफ f में पीछे वाला फलन हमारा क्या है? f है। f के लिए हम सहप्रांत देख लेते हैं। f के लिए देखो a से b परिभाषित है, पीछे वाला हमारा सहप्रांत है, तो हमारे f के लिए सहप्रांत पीछे वाले फलन का सहप्रांत क्या हो गया? b हो गया। आगे वाले फलन के प्रांत के बराबर होना चाहिए। आगे वाला फलन हमारा कौन सा है? g। और आगे वाले फलन g का हमारा प्रांत क्या है? यहां देखो b है, तो इसका मतलब दोनों में b b उभयनिष्ठ है, अतः हमारा g ऑफ f विद्यमान होगा। और कहां से कहां विद्यमान होगा? क्योंकि हम देखो पीछे वाले फलन से हमने मान लिखना शुरू किए थे, तो a से रखना शुरू किया मान और a पे ही प्राप्त हुआ। उभयनिष्ठ वालों को हटा दो तो हमारा g ऑफ f कहां से कहां परिभाषित हो जाएगा? a से a परिभाषित होगा। तो g ऑफ f कहां से कहां होगा? a से। इसका तात्पर्य यह है कि हम मान, हमारा प्रांत a है तथा हमारा सहप्रांत a है। इसका मतलब हम मान a में से रखेंगे और प्राप्त b किस में से होने चाहिए? a में से ही होने चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले निकाल लेते हैं, हमारे लिए a समुच्च में कितने मान दे रखे हैं? 3 मान दे रखे हैं, a b व c। इसका मतलब हमें संयुक्त फलन का मान इन तीनों अवयवों पर ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखो, सबसे पहले हम g ऑफ f(x) संयुक्त फलन की परिभाषा से देख लेते हैं। हमें क्या लिखा था? संयुक्त फलन की परिभाषा में क्या होता था? o की जगह हमें केवल कुछ नहीं करना है, बड़ा ब्रैकेट लगा देना। क्या लगा देना? बड़ा ब्रैकेट। देखो o की जगह हमने बड़ा ब्रैकेट लगाया, g ऑफ f(x) हो गया, ठीक है। जहां पर हमारा x इज द एलिमेंट ऑफ क्या होगा? प्रांत का अवयव होता है। g ऑफ f में प्रांत क्या है हमारा? a होगा, ठीक है। x इज द एलिमेंट ऑफ a। अब इसके लिए सबसे पहले हम x से मान, x का मान a में से है, अतः a के तीनों मान रख के देखते हैं। देखो कैसे? g ऑफ f(x), x की जगह पहले पहला मान रखो a, ठीक है।
अब हम क्या करते हैं, संयुक्त फलन को ओ को हटाने के लिए हम क्या बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, g ऑफ एफ ए, ओ की जगह बड़ा ब्रैकेट लगाया एफ ए। अब देखो हमारा जो फलन है एफ, उसका ए पर मान क्या है, फलन एफ में जाते हैं, फलन एफ में एफ का ए पर मान क्या दे रखा है, ए पर बी प्राप्त हो रहा है, तो एफ ए के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, वी। इसका मतलब एफ ए की जगह वी लिख दिया तो हमें प्राप्त क्या हो गया, जी वी। क्या प्राप्त हो गया, जी वी। अब हम बात करते हैं फलन जी की, और फलन जी में किस पर मान देखना है हमको, वी पर। फलन जी में वी पर क्या मान प्राप्त हो रहा है हमको, ए प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब हम जी वी की जगह क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ए। अर्थात देखिए हमने फलन का प्रांत x का मान a में से रखा और अंत में हमें प्राप्त हुई सहप्रांत या परिसर कह सकते हो उसको, जो y का मान प्राप्त होता है वो परिसर होता है। तो हमारा परिसर कहां से प्राप्त हुआ, सहप्रांत a में से ही प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से अब हम बात कर लेते हैं g ऑफ f b की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब b को o को हटाने के लिए हम परिभाषा से बात कर लेते हैं संयुक्त फलन की से, o को हटाने के लिए हम बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, तो इसको लगा देते हैं g ऑफ f b, लगा दिया, ठीक है, g ऑफ f b। अब हम बात करते हैं फलन f का मान b पर क्या है, देखो फलन f ये रहा, इस पे हमारा b पर मान क्या दे रखा है, u दे रखा है, क्या दे रखा है, u दे रखा है, तो f b की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसका मान u लिख सकते हैं। एफ बी हमारा क्या है, बी पर फलन का मान क्या है, एफ का मान यू है। इसी तरीके से जी फलन में यू पर मान क्या है, जी यू प्राप्त करना है हमको, जी फलन में यू पर हमारा मान है बी, अतः हम जी यू की जगह क्या लिख सकते हैं, बी, जो कि हमारा किसका अवयव है, ये भी ए से प्रांत में से प्राप्त हुआ है, अतः हमने मान किस में से रखा, ए में से रखा है इसका मान, और हमारा y वाला जो लास्ट वाला अंतिम मान जो प्राप्त हुआ जिसको y का मान बोलते हैं, वो भी हमारा सहप्रांत या परिसर बोल सकते हो इसको, परिसर जो कि सहप्रांत में से ही प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से हमारा अगर c पर मान भी a में से ही प्राप्त हो जाता है अंतिम मान, तो हम कह सकते हैं g ऑफ f विद्यमान होगा, वो पहले ही देख चुके हम विद्यमान है, ठीक है। g ऑफ f c पर मान निकाल लेते हैं संयुक्त फलन का, o को हटा के इसके लिए क्या लगा देते हैं, बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं fc, ठीक है। अब देखो फलन में o की जगह बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, फलन f का c पर मान क्या प्राप्त होता है, फलन f का c पर, देखो ये फलन f है, इसमें c पर f का मान क्या प्राप्त हो रहा है, w प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब fc की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर w लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें देखना है g फलन में w पर मान, gw प्राप्त करना है हमको, g फलन में w पर मान क्या प्राप्त हो रहा है, c प्राप्त हो रहा है, तो हम gw की जगह क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, c, जो कि c अवयव हमें किस में से प्राप्त हो रहा है, c अवयव हमारा a का है, तो हमने a से मान रखना शुरू किया और अंतिम मान हमें किस पर प्राप्त हुआ है, a पर ही प्राप्त हुआ है। इसका मतलब हमारा g ऑफ f क्या हो गया, g ऑफ f c पर भी क्या हो जाएगा, c। इसी तरीके से हमने g ऑफ f ज्ञात कर लिए, चाहो तो इसको समुच्चयों के रूप में भी लिख सकते हो, लेकिन नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे लिख देते हैं, चलो एक बार समुच्चय रूप में भी बता देते हैं आपको। g ऑफ f हमारा जो प्राप्त हुआ है ना, हमारा g ऑफ f का a पर मान क्या प्राप्त हुआ है, a, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, क्रमिक रूप के रूप में a पर a। इसी तरीके से g ऑफ f में हमारा b पर मान क्या प्राप्त हुआ है, g ऑफ f का b, तो हम लिख सकते हैं b पर b, b कॉमा b रखा तो b प्राप्त हुआ। इसी तरीके से g ऑफ f का मान c पर क्या प्राप्त हुआ हमारे लिए, c, तो c कॉमा c, तो हमने ये g ऑफ f फलन का मान क्रमिक युग्मों के समुच्चयों के रूप में लिख दिया। इसी तरीके से अब हमें f ऑफ g भी ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है हमको, f ऑफ g भी ज्ञात करना है। तो f ऑफ g निकालते हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि f ऑफ g भी विद्यमान होगा कि नहीं होगा, तो f ऑफ g ज्ञात कर लेते हैं। इसके लिए देखिए जो तरीका इसमें बताया वही है, यदि पीछे वाले फलन का सहप्रांत आगे वाले फलन के प्रांत के समान है तो फलन विद्यमान होगा। पीछे वाला फलन हमारा g है, इसमें उसमें f था, पीछे वाले फलन g का सहप्रांत हमारा क्या है, a है,
तथा आगे वाले फलन f का प्रांत क्या है, a है, इसका सह प्रांत ये है, पीछे वाले फलन g का a है, तथा आगे वाले फलन f का प्रांत भी a है, इसका मतलब इसमें भी ओबेनिस्ट है, अतः g और f ऑफ g भी विद्यमान होगा। लेकिन हमने हमारा पहला मान पीछे से रखना शुरू करते हैं, b से रखना शुरू किया, हमें प्राप्त भी क्या होगा, अंत में ओबेनिस्ट हटा देते हैं तो हम b से रखेंगे और b ही प्राप्त होगा। इसका मतलब हमारा f ऑफ g कहां से कहां तक होगा, b से b तक। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, पीछे वाला मान पहले रखते हैं, इसलिए हम अगर संयुक्त फलन का प्रांत लेंगे तो वो पीछे वाले फलन से लेंगे प्रांत। पीछे वाले फलन का प्रांत हमारा इसका प्रांत हो जाएगा संयुक्त फलन का, और पीछे वाले फलन का आगे वाले फलन का सह प्रांत हमारा इस संयुक्त फलन का सह प्रांत होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं f ऑफ g के लिए, लेकिन f ऑफ g के मान हमें b से रखने और b से ही हमें प्राप्त होने चाहिए। तो b में हमारे कितने अवयव है, 3 अवयव है, u v व w। तो b से सबसे पहले क्या रखोगे, u रखोगे, f ऑफ g u, पहला अवयव रख लिया b से u। o को हटाने के लिए हम बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं f g u। ठीक है, अब g u, o की जगह संयुक्त फलन हटाते हैं तो ब्रैकेट लगा देते, g u, g फलन में u पर इसका मान क्या है, देखो g u हमारा कितना है, g फलन में u पर हमें b प्राप्त होता है, तो इसके लिए g u की जगह हम क्या लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं, f b। अब बात करते थे f b का मान। f फलन में b पर हमें क्या मान प्राप्त होगा, f फलन में b पर हमें u प्राप्त हो रहा है, b पर क्या प्राप्त हो रहा है, u। इसका मतलब हम f b की जगह क्या लिख सकते हैं, इसमें u, जो कि हमारा किस में से है अवयव, b में से ही है, तो इसका मतलब b में से रखना शुरू किया और b में से ही हमें प्राप्त हो गया। अब हम निकाल लेते हैं दूसरे अवयव के लिए, पहले अवयव के लिए मान निकाल सके संयुक्त फलन का, f ऑफ g किसके लिए निकालेंगे, v के लिए निकालेंगे, तो f ऑफ g v निकाल लेते हैं। अब o हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, बड़े ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं, f g v। ठीक है, अब हम यहां पर g v, g फलन में v पर हमारा क्या मान प्राप्त होगा, देखो g फलन ये रहा, इसमें v पर हमें क्या मान प्राप्त हो रहा है, a प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम f g v की जगह लिख सकते हैं a, और g v की जगह जब a लिख दिया तो हमारा f a बचा, और फलन f में a पर हमें क्या प्राप्त होगा, फलन f में बात करो a पर, फलन f में a पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, b प्राप्त हो रहा है, तो f a हमारा कितना प्राप्त हो गया, b प्राप्त हो गया। ये b अवयव हमारा किसमें से प्राप्त हुआ है, हमें b में से, इसका मतलब हमने b में से मान रखा और b में ही प्राप्त हो गया। f ऑफ g विद्यमान है, यही बोल रहा है f ऑफ g कि हम b में से रखें और b में से हमें क्या होना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं f ऑफ g w की बात कर लेते हैं। f ऑफ g w की बात करने के लिए मैं थोड़ा मिटा देता हूं इसको, आप नोट कर सकते हो इसको। ठीक है, यहां से मिटा देता हूं। ठीक है, f ऑफ g बात करते हैं, u v हो गया हमारा, w की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं हम, w की। हमारा अंतिम बचा है तीसरा अवयव v का, u और v पर हम निकाल चुके हैं। o को हटाने के लिए हम प्रयोग करते हैं किसका, बड़े ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं, तो हमें g w, g फलन में w पर हमारा मान क्या प्राप्त हो रहा है, c प्राप्त हो रहा है, g फलन में w पर हमारा मान क्या प्राप्त हो रहा है, देख सकते हो c प्राप्त हो रहा है, तो gw की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर c लिख सकते हैं। अब हमारा बचा यहां से fc, और f फलन में c पर हमारा मान क्या प्राप्त हो रहा है, देख सकते हो c पर हमें w प्राप्त हो रहा है, तो fc की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसमें w लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमने w रखा और w ही हमें प्राप्त हो गया, जो कि हमारा अगर किस में से प्राप्त हुआ है, हमें b में से प्राप्त हुआ है। इसका अर्थ यह है कि f ऑफ g के मान आप प्रांत में से रखोगे, सह प्रांत में से ही प्राप्त होने चाहिए, तो b में से रखे और b में ही प्राप्त हो गए, अतः फलन विद्यमान होगा। अब फलन को क्रमिक युग्मों के समुच्चय के रूप में लिख सकते हो, f ऑफ g बराबर, हमारा देखो सबसे पहला मान हमने u रखा और प्राप्त भी हमें क्या हो रहा है, u, तो इसका अर्थ यह है कि u पर u प्राप्त होगा। इसी तरीके से f ऑफ g में हमने v रखा
और हमारा प्राप्त विमान क्या हो रहा है, v हो रहा है। इसका अर्थ ये है कि v पर हमें क्या प्राप्त होगा, v प्राप्त होगा। इसी तरीके से f ऑफ g में हमने w रखा और हमें प्राप्त भी क्या हुआ, w हुआ, तो w पर हमारा मान क्या प्राप्त होगा, w प्राप्त होगा। इस तरीके से हमने g ऑफ f और f ऑफ g निकाल लिए। ये एक तरीका है तुम्हारा संयुक्त फलनों के मान निकालने का, क्रमित युग्मों के समुच्चय में दे रखा हो। अब हम देखते हैं डायरेक्ट अगर सीधा फलन दे रखा हो तो कैसे निकालते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं, आप नोट कर सकते हो, मैं तब तक इधर से मिटा देता हूं। अब हम बात करते हैं हमारे अगले उदाहरण में, ठीक है। अगला उदाहरण है हमारा, जैसा कि हमारा प्रश्न संख्या 3 दे रखा है, f r प्लस से r प्लस यदि फलन f हमारा कहां से कहां विद्यमान हो, r प्लस से r प्लस में विद्यमान हो, तथा g हमारा r प्लस से r प्लस में विद्यमान है। मतलब r प्लस का अर्थ यह है कि हमारा प्रांत भी वास्तविक संख्याओं के धनात्मक मान होंगे। r प्लस का मतलब है केवल हमें वास्तविक संख्याओं से कौन से मान लेने, धनात्मक मान लेने, ऋणात्मक नहीं लेंगे ना शून्य लेंगे, ठीक है। तो हमें धनात्मक का धनात्मक प्राप्त होगा। इसी तरीके से g भी सेम दे रखा है, r प्लस से r प्लस में दे रखा है। अब हम बात करते हैं, हमारे लिए फलन दे रखे तथा fx बराबर हमारा दे रखा है एक्स स्क्वायर तथा gx बराबर हमारे लिए दे रखा है रूट ऑफ x। साथ में इसने बोला है कि f ऑफ g तथा g ऑफ f ज्ञात कीजिए, f ऑफ g तथा g ऑफ f ज्ञात कीजिए एवं दर्शाइए कि दोनों तुल्य फलन है। दर्शाइए कि f ऑफ g व g ऑफ f तुल्य फलन है, ठीक है। अब इसके लिए देखो, देख सकते हो, सबसे पहले पहला जो हमारे लिए प्रश्न दे रखा था, क्वेश्चन दे रखा था हमारे लिए, वो दे रखा था क्रमित युग्मों के समुच्चयों के रूप में। अब ये क्वेश्चन दे रखा हमको, सीधे हमको फलन दे दिए। अब हमें करना वैसे ही है, कुछ नहीं करना है, उसमें हमने मान निकाले थे, इसमें हम फलन रख देंगे। सबसे पहले हम f और g निकाल लेते हैं। एक हम बात करने वाले यहाँ तुल्य फलन की, तुल्य फलन की परिभाषा की मैं अभी बात करूंगा। उससे पहले हम बात कर लेते हैं f ऑफ g और g ऑफ f निकाल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो, f ऑफ g निकाल लो चाहे g ऑफ f निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। f ऑफ g हमारा विद्यमान होगा कि नहीं होगा उसको देख लेते हैं। नियम वही है, पीछे वाले फलन का सहप्रांत आगे वाले फलन के प्रांत के समान होगा तो फलन संयुक्त फलन विद्यमान होगा। पीछे वाला फलन हमारा कौन सा है, g है, और g का हमारा सहप्रांत क्या है, g का सहप्रांत पीछे वाला होता है, g का सहप्रांत हमारा हो जाएगा r प्लस, और f का हमारा प्रांत हो जाएगा, आगे वाला फलन f है, उसका प्रांत भी हमारा क्या हो जाएगा, r प्लस हो जाएगा। तो सहप्रांत बराबर प्रांत, पीछे वाले फलन का सहप्रांत बराबर आगे वाले फलन के प्रांत के बराबर हो, तो इसका मतलब हमारा संयुक्त फलन विद्यमान होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, हमेशा चेक करना है, लेकिन अगर दोनों फलनों के प्रांत सहप्रांत प्रांत सहप्रांत चारों समान हो तो कभी चेक करने की आवश्यकता ही नहीं। क्यों? क्योंकि चारों समान है तो कहीं से g ऑफ f लिख लो चाहे f ऑफ g लिख लो, हमारा हमेशा कॉमन ही आएगा। कुछ नहीं है, सहप्रांत बराबर प्रांत होने क्योंकि चारों ही बराबर है, ठीक है। तो f ऑफ g विद्यमान होगा, और कहां से कहां विद्यमान होगा, देखो पीछे वाले फलन g से रखना शुरू किया तो हमारा r प्लस से r प्लस तक मिल गई, तो कॉमन है दोनों, तो हमारा कहां से कहां तक विद्यमान होगा, r प्लस से r प्लस तक। सारे ही फलन r प्लस से r प्लस है, तो f इनका संयुक्त फलन भी r प्लस से r प्लस में विद्यमान होगा। अब हम बात कर लेते हैं f ऑफ g निकालने की। दोबारा मैं परिभाषा लिख देता हूं, f ऑफ gx को हम कैसे लिख सकते हैं संयुक्त फलनों के रूप में, o को हटाकर हम क्या लगा देंगे, इसमें बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, बड़ा ब्रैकेट, f ऑफ gx।
अब यहां बात करते हैं gx की जगह। gx हमारा फलन क्या दे रखा है, रूट एक्स दे रखा है। gx क्या दे रखा है, रूट एक्स। तो gx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ एक्स। gx की जगह हमें क्या लिखना है, रूट ऑफ एक्स। अब हमारा दे रखा है f ऑफ रूट एक्स। अब एक चीज याद ध्यान रखनी है, हमारा ये फलन fx के रूप में दे रखा है। किस रूप में दे रखा है, fx के। लेकिन यहां तो x दे रखा है और यहां x की जगह क्या दे रखा है, रूट x दे रखा है। इसका अर्थ यह है कि हमें फलन fx में x की जगह क्या रखना पड़ेगा, रूट x रखना पड़ेगा। हमारा फलन fx क्या, x स्क्वायर। इसमें हम अगर x की जगह रूट x रख दें तो हमें ये मान प्राप्त हो जाएगा। तो फलन fx है हमारा x स्क्वायर, इसमें x की जगह क्या रखना पड़ेगा, रूट x। तो रूट x की जगह रूट x रख दिया, रूट x का क्या हो जाएगा, वर्ग, क्योंकि x की जगह रूट x रखा, इसका वर्ग दे ही रखा है। रूट x का वर्ग हमारा क्या हो जाएगा, x होगा। ठीक है, इस तरीके से हमें f ऑफ gx हमारा क्या प्राप्त हो गया, x प्राप्त हो गया। अब हम निकालते हैं g ऑफ fx। क्या निकालते हैं, g ऑफ fx। देखो इसके लिए हम बात कर लेते हैं g ऑफ fx। g ऑफ fx हमारा क्या होगा, देखो इसके लिए भी हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले देखना है विद्यमान होगा कि नहीं होगा। इसको चेक भी ना करो तो भी चलेगा। मैंने बताया था अगर चारों चीजें समान है दोनों फलनों की, प्रांत सहप्रांत चारों समान है तो सीधा विद्यमान ही होगा। g ऑफ fx में o को हटा देते हैं और बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं g ऑफ fx। अब हम इस fx की जगह क्या लिख सकते हैं, देखो fx की जगह क्या लिख सकते हैं, यहां से देखो fx हमारा दे रखा है x स्क्वायर। fx कितना दे रखा है, x स्क्वायर दे रखा है। तो fx की जगह हम क्या रख देंगे, x स्क्वायर रख देंगे। तो gx स्क्वायर, हमने fx की जगह क्या लिख दिया, x स्क्वायर रख दिया। अब हमें जो प्राप्त करना है, gx की तरह दे रखा है। ये फलन कैसे दे रखा है, मैंने gx की तरह दे रखा है। gx हमारा रूट x है, लेकिन gx में x की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, x स्क्वायर रखना पड़ेगा, क्योंकि इसने हमसे gx नहीं पूछा, हमसे पूछा gx स्क्वायर। तो फलन gx में x की जगह x स्क्वायर रख दो। gx है हमारा रूट x, तो रूट x की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, यहां से x स्क्वायर। अब वैसे तो x स्क्वायर का वर्गमूल किसी भी वर्गमूल को हटाते हैं तो प्लस व माइनस दोनों चिन्ह आएंगे, लेकिन तुम्हें पता है कि हमने जो सारे फलन में हमने बात की है वो r प्लस की बात की है। किसकी बात की है, r प्लस, मतलब हमें केवल धनात्मक मान ही लेने हैं। तो इसका मतलब हम इसको सीधा सीधा क्या ले सकते हैं, x। अब एक चीज देखो, f ऑफ gx भी x प्राप्त हुआ है, g ऑफ fx भी x प्राप्त हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं तुल्य फलन की। हमारा f ऑफ g तो g ऑफ f तो प्राप्त हो गया। तुल्य फलन के लिए हम एक परिभाषा लिख देते हैं, फिर उसके लिए बात करेंगे। तुल्य फलन, अब इसमें वैसे तो फलन f ऑफ g और g ऑफ f की बात होगी, लेकिन मैं तुम्हें फलन दो फलन f व g के लिए लिखा देता हूं। देखो यदि दो फलन f व g के लिए, दो फलन f व g के लिए, दो फलन ले लिए के लिए, पहला दोनों फलनों के क्या समान हो, प्रांत समान हो। दोनों फलनों के लिए f व g की जगह ये दो अलग अलग फलन भी हो सकते हैं। यहां पर हमारे कौन कौन से फलन लिए गए, f ऑफ g और g ऑफ f, लेकिन मैं f व g से बता रहा हूं। f व g की जगह दो जो फलन दे रखा हूं कोई भी रख सकते हो, ठीक है। पहला, दोनों फलनों के प्रांत समान हो, दोनों फलनों के क्या समान हो, प्रांत समान हो। दूसरा है हमारा दोनों फलनों के सहप्रांत समान हो। दोनों फलनों के क्या समान होने चाहिए, सहप्रांत समान हो। दो कंडीशन, और तीसरी कंडीशन तुल्य फलन के लिए अप्लाई होगी यदि fx बराबर gx हो। इसका मतलब फलन में fx और gx दोनों फलन भी समान प्राप्त हो। फलन में f की जगह x रखें तो g और x ज्ञात करें, f ऑफ g x और g ऑफ x ज्ञात करें तो वो दोनों भी बराबर होने चाहिए। ये तो हमने बात की है फलन f व g के लिए। कब बराबर होंगे, यदि दोनों के प्रांत समान हो, यदि दोनों के सहप्रांत समान हो। तीसरा, दोनों के लिए fx व gx फलनों के मान भी समान हो, तो दोनों फलन क्या हो जाएंगे, हमारे तुल्य फलन होंगे।
अब इसके लिए देखो मैं बात करता हूं, ये थोड़ा सा मिटा देता हूं, हम बात करते हैं ये तुल्य फलन होगा कि नहीं होगा। अब हम बात करते हैं, देखो यहां पर हमने केवल f बाय g के लिए बात नहीं की है, इसने पूछा है कि हमारा f ऑफ g और g ऑफ f तुल्य फलन होंगे कि नहीं होंगे। इसका मतलब हमें f बाय g की जगह जो फलन लेने होंगे वो कौन से लेने होंगे, f ऑफ g तथा g ऑफ f लेने होंगे। अब f ऑफ g के लिए पहले बात कर दो तुल्य फलन होंगे नहीं होंगे। पहली कंडीशन f ऑफ g व g ऑफ f, जैसे मैंने बताया था f ऑफ g r प्लस से r प्लस में विद्यमान है तथा g ऑफ f भी कहां से कहां तक होता है हमारा r प्लस से r प्लस। कारण क्या है, चारों चीजें समान है। इसका मतलब दोनों के लिए हमारे देखो इसका प्रांत भी r प्लस है f ऑफ g का, और g ऑफ f का प्रांत भी हमें क्या प्राप्त हो रहा है r प्लस। इसका मतलब दोनों के प्रांत समान है, ठीक है। तो f ऑफ g का प्रांत बराबर किसके है, g ऑफ f के प्रांत के समान है। दूसरा है हमारा दोनों के सहप्रांत भी समान होने चाहिए। f ऑफ g का सहप्रांत भी r प्लस है तथा हमारा g ऑफ f का सहप्रांत भी क्या है r प्लस, अतः इन दोनों के सहप्रांत भी समान, लिख सकते हैं r प्लस है। f ऑफ g का सहप्रांत बराबर g ऑफ f का सहप्रांत, इन दोनों के लिए मान भी क्या होगा r प्लस होगा, दोनों के मान ये भी समान है। अब हम तीसरी कंडीशन देख लेते हैं फलन के मान fx और gx के। अब fx और gx की जगह हम f ऑफ g और g ऑफ f की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें f ऑफ gx भी कितना प्राप्त हुआ है, x प्राप्त हुआ है, और हमें g ऑफ fx भी क्या प्राप्त हुआ है, x प्राप्त हुआ है। इसका मतलब दोनों के मान हमें समान प्राप्त हुए, तो हम लिख सकते हैं क्योंकि f ऑफ gx बराबर किसके है, g ऑफ fx के बराबर है। अतः तीनों कंडीशनों का पालन हो रहा है, अतः f ऑफ g व g ऑफ f क्या होंगे, वह g ऑफ f तुल्य फलन हमारे होंगे। तुल्य फलन क्यों होंगे, दोनों के प्रांत समान थे, दोनों के सहप्रांत समान थे, दोनों फलनों के मान भी समान थे, अतः हमारा ये क्या हो जाएगा, तुल्य फलन होगा। आज के लिए इतना ही।